chapter. Let's start with our next chapter. देखो, ट्री के ऊपर ध्यान देना चालू करो। जो अपना ट्री मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, एग्जाम में वो ट्री बनाना है नहीं बनाना है, कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, दैट इज अ सेपरेट एस्पेक्ट। क्योंकि ये ट्री जो है ये आपको कहीं पर भी आपकी आईसीआई के मॉड्यूल में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने पढ़ के और फिर बनाना स्टार्ट किया था। तो सर प्रोसेस चालू होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन makes agreement, and an agreement when legally enforceable it becomes a contract. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement not been declared as void agreement under the law. ठीक है, अपन ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जिसमें कि प्रॉमिस भी था वो वाला पार्ट कर लिया, कंसिडरेशन वाला पार्ट कर लिया। यानी कि अपन यदि ध्यान से देखें तो अपने ट्री का लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो चुका है। यदि अपन ध्यान से देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो अपने ट्री का लेफ्ट हैंड साइड में जो पढ़ना था वो अपन ने पढ़ लिया। नाउ अब अपन चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सर एक चैप्टर होगा लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस लॉफुल कंसिडरेशन का, दूसरा चैप्टर होगा फ्री कंसेंट का, तीसरा चैप्टर होगा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का, चौथा चैप्टर होगा एग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 चैप्टर आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्री। लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाले जो पार्ट्स हैं उनसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात होता है। सो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स चैप्टर 4 में कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन और वॉइड एग्रीमेंट। आपके आईसीआई मॉड्यूल में है ना, इसको एक तरीके से देखा जाए तो मतलब है ना, चारों का एक ही चैप्टर बना दिया है। मैंने इसको अपने नोट्स में अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है ताकि आसानी रहे, टॉपिक्स आसानी से अपन समझ के स्टेप बाय स्टेप कर सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। वो चालू करते हैं। देखो, parties, any party is said to be competent to contract or competent to make a contract if he is a major aged person। ठीक है, यदि वो मेजर एजेड पर्सन है, प्लस ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, प्लस he should not have been disqualified by law, he should not have been disqualified by law from entering into the contract। जिस भी तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं किया जाना चाहिए। तो यदि ये तीनों चीजें सही बैठ जाती हैं तब तो वो पर्सन होगा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यदि वो केवल एक भी पॉइंट इनमें से यदि गायब हो गया तो वो पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि वो माइनर है, या यदि वो अनसाउंड माइंड का है, या यदि वो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो चुका है, तो फिर वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर ऑल द थ्री, दिस इज एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो सर आइए सबसे पहले सेक्शन देखते हैं कौन सा है। तो कभी भी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशन में क्वेश्चन आए तो सर आपको ये सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 11। सेक्शन 10 क्या था कि सर लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाले पार्ट्स थे 1 2 3 4 5 एंड 6। An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement। ये कहां से आ रहा है सर? सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और सेक्शन 11 से क्या निकल के आ रहा है? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है। तो ये 10 और 11 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना।
चलिए शरीन जॉन प्लीज डू अस द फेवर, सेक्शन 11 को पढ़ दो हमारे लिए। Every person is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject, sound mind, not disqualified from contracting any law to which he is subject. देखो, अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक आदमी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। कि सर वैसे नॉर्मली मेजोरिटी की एज क्या होती है कि सर 18 साल। ये कहाँ दी हुई है सर? कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दी हुई है। एक एक्ट है इंडियन मेजोरिटी एक्ट करके, अभी अपन देखेंगे नीचे। वैसे इसमें मेजोरिटी की उम्र को 18 साल बताया गया है, लेकिन सर हम जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से जो भी मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, तो वो मेजर आदमी माना जाएगा। वापस समझना क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस हिसाब से आपकी मेजॉरिटी की उम्र होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो बॉय के लिए मेजॉरिटी की उम्र 21 साल हो जाएगी और गर्ल के लिए मेजॉरिटी की उम्र 18 साल हो जाएगी। चेंज हो गई देखो यहाँ पर, ठीक है। तो सर आप जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना उस हिसाब से आपकी मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फॉर ऑल दी जनरल पर्पजेस आपकी मेजॉरिटी की एज 18 साल की मानी जाएगी, ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से आ रहा है। लेकिन यदि मान लो एक बच्चा है मिस्टर एक्स, मास्टर एक्स, एक बच्चा मास्टर एक्स है, ठीक है, इसके पेरेंट्स नहीं रहे, कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टी के लिए या तो खुद इसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है या इसकी प्रॉपर्टी और इसके खुद के लिए कोई गार्जियंस अपॉइंट कर दिए हैं, ठीक है, तो सर इसकी मेजॉरिटी की उम्र 18 साल की नहीं और 21 साल की मानी जाएगी। ये जस्ट एक ग्लिम्स दिखा रहा हूं आपको ये बताने को, डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे कि सर मेजॉरिटी की उम्र अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग हो सकती है। सब में एक ही 18 साल मान के मत चल लेना कि 18 के हो गए मतलब मेजर हो गए, नहीं, ठीक है। तो सर जहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, मतलब कोर्ट ने वार्ड्स को अपॉइंट किया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी के लिए कोई वार्ड अपॉइंट किया गया या गार्जियन अपॉइंट किया गया या आपकी देखरेख के लिए, तो सर वो 21 साल की उम्र में आप मेजर माने जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बच्चा यदि 18 साल का हो रहा है तो वो अपनी जमीन खुद बेच सकता है। लेकिन यदि ऐसा सीन चल रहा है तो आप 18 साल में, मास्टर एक्स 18 साल में अपनी जमीन नहीं बेच सकते। उनको राइट कब मिलेगा? ये 21 साल में मेजर हुए हुए माने जाएंगे, तब उनको राइट मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो सर हर पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है यदि वो मेजर है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, प्लस ही इज ऑफ साउंड माइंड, प्लस ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, जैसा भी वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस हिसाब से। आइए, तो सबसे पहले अपन कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, सर मेजर से कोरिलेटेड टर्म ये माइनर, तो सर माइनर के साथ में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना लिया है, या अपन सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या उठा रहे हैं कि सर माइनर या मेजर वाला, जो भी मतलब बोलना चाहो बोल लो। आइए ये फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं। अब आगे देखो, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट की धारा 3 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग माइनर कौन है? कि सर माइनर वो है हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। माइनर कौन है? कि सर जिसने 18 साल की उम्र को अभी तक अटेन नहीं किया हो वो माइनर है, ठीक है। हाउएवर इन दो केसेस में आदमी मेजर कब बनेगा? जब वो 21 साल का हो जाएगा। शिरीन जॉन इनको पढ़ो एक बार। Where a guardian of minors, person or property is appointed under Guardian and Wards Act 1890, where the superintendence of minors' property is assumed by court of law. जब यदि ऐसा सीन है कि कोर्ट ने वेर अ गार्जियन ऑफ अ माइनर्स पर्सन, यानी कि माइनर बच्चे का, माइनर पर्सन का, यानी कि मास्टर एक्स का, या फिर माइनर की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर दी
गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ठीक है। यानी कि उस बच्चे की देखरेख के लिए या उस बच्चे की प्रॉपर्टी के देखरेख के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है अंडर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, तो फिर अब 18 साल नहीं और मेजोरिटी की उम्र क्या होगी, 21 साल होगी, ठीक है। और where the superintendence of minors property assumed by a court of law, कई बार क्या होता है कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा पाता है, तो सर कोर्ट क्या करता है, उस बच्चे की प्रॉपर्टी की जो देख रेख है, सुपरिंटेंडेंस है, वो अपने खुद के अंडर रख लेता है ताकि उस माइनर को कोई नुकसान नहीं हो। तो ऐसे केस में भी जो मेजोरिटी की उम्र हो जाएगी वो 18 नहीं और 21 साल हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है कि सर वैसे तो मेजोरिटी की उम्र 18 साल एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, लेकिन इन दो केसेस में 21 साल भी हो जाती है, जहां पर ये बातें हैं, ये ध्यान रखना, याद रखना। और सबसे अच्छी बात तो क्या है कि आप ये भी ध्यान रख लो कि एज ऑफ मेजोरिटी वो कहलाएगी कि जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से जो भी मेजोरिटी की एज है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, देव पासारी, पुलकित, अरे देव और पुलकित, देव एंड पुलकित, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो, समझ में आया ये जो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? यस सर, एकदम आया समझ। सर आया। आया सर, पूछूंगा, ध्यान रखना। चलो, लॉ, सारी ताकत है ना जिम में ही मत खर्च कर देना, आ जाओ। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, एग्जाम में के हिसाब से ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन, वापस बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सर लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट में करीब 15 पॉइंट पढ़ने रहेंगे अपने को, ऑलमोस्ट अराउंड 15 पॉइंट्स, ठीक है। फिर आएगा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का, शिरीन जॉन तो लाइट टेंशन में आ गई कि सर 15 पॉइंट एक ही पॉइंट के लिए, ठीक है। और फिर आएगा पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इस तरीके से जब हम ये 3 टॉपिक पूरा करेंगे तो चैप्टर 4 का पार्ट 1 पूरा होगा, और बहुत इजी है, ध्यान रखना है, बस हमको समझना है और नंबर छीन के लाने, यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, देखो, सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से ही गलत है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ, इट इज नल एंड वॉइड इन टू द आईज ऑफ लॉ। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है रे? वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो कभी भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, यहीं आके रुक जाता है, तो वो हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट। फिर मैंने आपको बताया था वॉइड एग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं। देव, कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं? यस सर। अरे क्वेश्चन वापस बोल सकते हो? ट्रेन निकल गई, यस सर करता रहा, मैंने ही बता दिया आंसर। वॉइड अरे एग्रीमेंट, अरे वॉइड मैं तो बता एग्रीमेंट, देता, आप मेरे को बताने नहीं दी। वॉइड एग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो और दूसरा कौन सा होता है पुलकित? पुलकित भैया, जवाब दोगे क्या? कनक, So discovered to be void यस, वेरी afterwards. गुड, वेरी गुड। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, अभी अभी टेस्ट दे के आए हो यार, इतना तो आना चाहिए। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। तो सर एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स शुरुआत से ही गलत होते हैं, क्यों गलत होते हैं? क्योंकि माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is said to be legally enforceable if the parties are competent to contract. Sir,
माइनर्स के द्वारा बनाया गया तो कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा बनाया गया तो कॉम्पिटेंट नहीं है। सर पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के द्वारा बनाया गया तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो सर ये वाला पार्ट फेल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ये वाला पार्ट गायब हो गया तो वो वॉइड एग्रीमेंट ही रह जाएगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही रह जाएगा। बहुत लॉजिकल वे में अपने को आगे चलना है। तो सर एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें से भी वो यहां बिलोंग करते हैं, यहां पर। क्या आपको बाद में पता पड़ता है कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाए हुए शुरुआत से गलत है? नहीं, वो तो शुरुआत से गलत होते ही है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो मतलब जो बिल्कुल शुरुआत से गलत थे और इसमें कोई दोबारा सोचने वाली बात है ही नहीं। डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स का क्या एग्जांपल दिया था कि हमको बाद में पता पड़ता है कि हम शुरुआत से गलत हैं, हमको बाद में पता पड़ता है। देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया था, रात को 8 बजे मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं कि मेरा जो शिप आ रहा है उस पे जो 10 कंटेनर है वो मैं तेरे को दे दूंगा और तू मेरे को 10 लाख रुपए दे देना। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि शाम को 6 बजे वो शिप ऑलरेडी डूब चुका है। तो जब इनको एग्रीमेंट 8 बजे बना लिया उसके बाद में पता पड़ता है कि अरे यार शिप तो ऑलरेडी डूब चुका है, ये अब एग्रीमेंट तो पूरा होगा नहीं, तो हम तो शुरुआत से ही गलत हैं। लेकिन हमें पता बाद में पड़ा, डिस्कवर बाद में हुआ कि हम तो शुरुआत से गलत हैं। लेकिन यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो, कोई आप माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना रहे हो ना, तो वो इट इज यहाँ पर इट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, वो शुरुआत से गलत है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देव बोल क्या हुआ? सर तो फिर ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, दे गेट टू नो दैट इट इज वॉइड आफ्टरवर्ड्स, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि नहीं, वॉइड ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ये भी वॉइड आफ्टर। एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? मेरी बात सुन, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि अभी तक क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी क्योंकि अपन चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है बच्चे जब 8 बजे इन्होंने एग्रीमेंट बनाया मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कि मैं 10 कंटेनर आपको दे दूंगा और आप 10 लाख मुझे दे देना। शिप आए, अब 8 बजे बनाया और 10 बजे वो शिप डूब रहा है, तो सर बनाया था तब तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब शिप डूब चुका है, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आया? इन दोनों से समझ में आया तेरे को? हाँ सर, नहीं मैं तो बस कंफर्म कर रहा था, मेरे को समझ गया था। तेरे कंफर्मेशन में मेरा है ना गला दुख जाता है, ठीक है। सॉरी सर। चलो आ जाओ, भगवान करे तेरे को ऐसी बीवी मिले जो तेरे से हर चीज है ना कंफर्म ही करती रहे, ये आशीर्वाद है मेरा। चल आगे चलें भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर, इसी बहाने मेरी शादी तो होगी, नहीं तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था। है देव, ऐसा सोच रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा। अरे सर आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो, इतने पर्सनल मत हो, ठीक है। चलो आ जाओ। अरे नहीं नहीं। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरुआत से गलत होते हैं, दे आर वॉइड सिंस बिगनिंग, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट इज नल एंड वॉइड इनटू द आइज ऑफ लॉ। द केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है बेटा, ये लैंडमार्क केस है, यह एक लैंडमार्क केस है। इसका नाम नींद से उठा के भी पूछू ना, हिला के, अरे माइनस एग्रीमेंट शुरुआत से गलत है, में केस कौन सा लगेगा, तो तुम्हारे दिमाग में जैसे 2/2 2 × 2 4 आता है ना, वैसे आना चाहिए, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। रिया बोल क्या हुआ बेटा? सर आपने बोला शुरुआत से गलत है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, शुरुआत से मतलब। शुरुआत से ही गलत है, देख शुरुआत से गलत है यानी कि वॉइड एग्रीमेंट है ना, वॉइड एग्रीमेंट ही शुरुआत से ही गलत होते हैं ना, ठीक है। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, ठीक है। सर यहाँ पर पार्टीज, एक पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स है। माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कि ये वाला पोर्शन शुरुआत से ही नहीं आ रहा है ना बेटा। तो सर खाली कॉम्पिटेंट या फिर सारे? कोई एक भी, कॉम्पिटेंसी में मेजॉरिटी भी आता है, मेजर होना चाहिए, प्लस साउंड माइंड का भी होना चाहिए, प्लस नॉट सर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी होना चाहिए। ना, क्या बोल रही है, वापस बोल।
खाली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का ही पॉइंट ना, मतलब मेजॉरिटी साउंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड। हाँ तो देख, ये वाला पॉइंट मिस हो गया ना, एक माइनर ने यदि एग्रीमेंट बनाया तो ये वाला पॉइंट मिस हो गया ना बेटा, है ना? ये वाला हाँ। मिस हुआ तो ये वाला पॉइंट मिस हो गया। बट सर अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट ही होगा हाँ ना। तो भी वो वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट होगा। यदि लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग हुआ तो सर ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट ही बन के रह जाएगा। बताया था ना ये तो। रिया, डाउट क्या हाँ, है, मतलब प्रॉब्लम क्या है या क्या समझ नहीं आया, थोड़ा सा और। लगा कि आपने आपने खाली बोला ना कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का ही पॉइंट नहीं होगा, तो मेरे को लगा खाली नहीं कॉम्पिटेंट टू नहीं 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 कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, पॉइंट होगा। ये भी सर मिसिंग है तो वॉइड एग्रीमेंट, ये भी मिसिंग है तो वॉइड एग्रीमेंट, ये भी मिसिंग है तो वॉइड एग्रीमेंट। यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो आंसर बदलेगा बेटा। इफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एग्रीमेंट तो है, लेकिन किसी भी पार्टी की तो सर पे बंदूक रख के कंसेंट ली गई है तो फ्री कंसेंट नहीं है, तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं, फ्री कंसेंट के केस में क्या बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए एक्सपेक्ट करता हूं कि आएगा सब जगह को। आ जाओ। सो लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो माइनर्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो शुरुआत से गलत होते हैं, उनका वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, लैंडमार्क केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब इस केस में क्या हुआ था ये समझ लेना बेटा, माइनर के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट में, दोनों में। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ मनी लेंडर, ठीक है, एंड देयर वाज अ माइनर, देयर वाज अ मनी लेंडर एंड देयर वाज अ माइनर। तो जो मनी लेंडर था ना, उसके और माइनर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? माइनर बोला यार मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है, उधार देगा क्या? मनी लेंडर बोला दे देंगे। ठीक है, पर मनी लेंडर बोला कि है ना, देखो ऐसे तो हम किसी को पैसा देते नहीं है, तुमको कुछ चीज गिरवी रखानी पड़ेगी हमारे पास में। तो माइनर ने कहा चलो हमारे पास में घर है, हम आपके पास में वो गिरवी रखा देते हैं। कि मनी लेंडर बोला कितना पैसा चाहिए? कि हमको 20,000 रुपया चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में टर्म्स कुछ ऐसी डिसाइड हुई कि माइनर ने अपना घर यहां पर गिरवी रखा दिया, मॉर्टगेज कर दिया। ठीक है, क्या अपना घर, और मनी लेंडर जो है टोटल 20,000 रुपए देगा, पहली किस्त 8,000 रुपए की उसने माइनर को दे दी थी। पहली किस्त 8,000 रुपए की उसने माइनर को दे दी थी। ठीक है, बाद में 12,000 रुपए और देने की बात हुई थी, जिससे टोटल 20,000 रुपए हो जाता। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी अभी तक केवल 8,000 रुपए ही मिले हैं। तभी माइनर को लगा कि यार ये काम गड़बड़ हो गया है, तो इसने कोर्ट में जाके खुद माइनर ने एप्लीकेशन लगा दी, केस ठोक दिया कि सर एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। खुद माइनर कोर्ट में चला गया कि सर एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमारा ये जो एग्रीमेंट बना है ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए, कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए। ठीक है, तो सर कोर्ट में बाकायदा इस बात को माना गया कि सर एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स है, खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है। और जो लैंडमार्क केस जिसमें डिसाइड हुआ वो यही केस बना, दैट मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक है, अभी इस केस में मैंने जिन पार्टीज का नाम बताया आपको, वो एक तो मनी लेंडर था और एक माइनर था। जब तक केस चल रहा था तब तक हो गई मनी लेंडर की डेथ, और मनी लेंडर की जगह पे इनकी वाइफ ने उनको केस में रिप्लेस किया। ऐसा होता है ना कि केस चलते हैं, कई बार किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वहां आकर उनको रिप्लेस करते हैं। तो मनी लेंडर की वाइफ का नाम था मोहरी बीबी। मोहरी, मोहरी बीबी नहीं, मोहरी बीबी।
और माइनर का नाम था धर्मोदास घोषे। धर्मोदास घोष है, उसको अपन लिखेंगे कैसे, घोषे, ठीक है। तो सर इसलिए केस का नाम पड़ गया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। अब कोर्ट ने इसमें क्या डिसाइड किया कि यस वी एक्नॉलेज दैट एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void agreements, they are void ab initio, void since beginning, ठीक है। इसलिए मनी लेंडर आपको माइनर का घर उसको वापस लौटाना पड़ेगा, आपको माइनर का घर उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो मनी लेंडर ने कहा ठीक है साहब, मैं घर लौटा देता हूं, आप इसको भी तो बोलो कि मेरे 8,000 रुपए मेरे को लौटाए जो अभी तक मैंने इसको दे रखे हैं। तो सर कोर्ट ने पता है क्या बोला कि माइनर को हम वापस ये पैसा लौटाने को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल तो बना नहीं सकते क्योंकि ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक समझना, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ माइनर, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ माइनर, ठीक है। लॉ हमेशा ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि माइनर को कभी कोई नुकसान नहीं हो। जिस तरीके से एक पेरेंट्स या एक गार्जियन ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि उसके वार्ड या उसके बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना हो, उसी तरीके से लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। लॉ विल ट्राई टू इंश्योर दैट माइनर को कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो सर मनी लेंडर को ये बोला गया कि सर आप ये 8,000 रुपए नहीं वसूल सकते हो क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है एंड लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो हम माइनर को नुकसान पहुंचाकर आपके 8,000 रुपए आपको नहीं दिला सकते, ठीक है। और ये बहुत ही गलत बात करी है कोर्ट ने। इसमें मैं आपकी भावना समझ सकता हूं कि सर ये घर दिला रहे हो उसको वापस, तो इसको भी तो इसके 8,000 रुपए दिलाने चाहिए। तो सर वो पैसे माइनर के हाथ में ट्रेसेबल नहीं थे, ठीक है। माइनर ने कहीं खर्च कर दिए होंगे, पार्टी वार्टी कर ली होगी, उड़ा दिए होंगे, ठीक है, कुछ किया होगा उनके साथ में, इसके साथ ट्रेसेबल नहीं थे। तो सर कोर्ट बोला हम माइनर को पर्सनली तो नुकसान पहुंचा के ये पैसे आपको लौटा नहीं सकते, ठीक है। ओवर द टाइम बाद में क्या हुआ, एक डॉक्ट्रिन डेवलप हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, यानी कि रिस्टोर, चीजें एक दूसरे की वापस एक दूसरे के पास में रिस्टोर करने की डॉक्ट्रिन थी। इसमें और क्लैरिटी दी गई बाद में, ये अन्याय को देखते हुए कि मनी लेंडर के साथ में अन्याय हो रहा है, इसको देखते हुए क्या बोला गया कि सर वैसे तो अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट माइनर कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस 8,000 रुपए को चुकाने को। माइनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं होगी। देखो यही मनी लेंडर ने यदि एक मेजर आदमी को लोन दिया होता, ठीक है, तो भले ही मेजर आदमी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो 8,000 रुपए वापस चुकाने की, इसके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ना, तो भी ये कमा के देता 8,000 रुपए, बिकॉज ही इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। बट अब माइनर को हम कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते इस पैसे को चुकाने के लिए, क्योंकि लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, ये पहली बात। बट डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन से एक फायदा लगा कि यदि माइनर के पास में ये 8,000 रुपए ट्रेसेबल हैं या कोई प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है, कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है जो उसकी है, या इन 8,000 रुपए से उसने खरीदी है कोई भी चीज, या तो ये 8,000 रुपए या कोई प्रॉपर्टी या एस्टेट ट्रेसेबल है माइनर के पास में, तो फिर उसमें से माइनर को वो पैसा मनी लेंडर को चुकाने को बोला जा सकता है, पर माइनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, जस्ट लाइक अ मेजर पर्सन, बिकॉज ही इज अ माइनर एंड लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा। लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो सर माइनर के पास में यदि वो पैसा ट्रेसेबल है उसके हैंड्स में, या फिर कोई प्रॉपर्टी या एस्टेट ट्रेसेबल है उसके हैंड्स में, तो फिर उसमें से माइनर को रिस्टोर करने को वापस बोला जा सकता है,
लेकिन यदि माइनर के पास में कुछ भी नहीं है तो उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बना के और पैसा लौटाने को नहीं बोला जा सकता है। क्या तुमको ये पूरी कहानी और डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तीन ही बात है, वापस बोल देता हूं कि सर इस केस में हुआ था कि एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, ये प्रूव हुआ था इस केस में। और बोला गया था हाँ साहब वॉइड एग्रीमेंट है, घर लौटाओ चलो, माइनर लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, उसको नुकसान नहीं होने देगा, चलो घर लौटाओ। ठीक है साहब मैं घर देता हूँ, मेरा भी तो 8,000 रुपए दिलाओ। कि सर माइनर कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है अंडर एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ही इज माइनर एंड लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर, उसको नुकसान पहुंचा के हम कोई काम नहीं कराएंगे। नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन बोलता है कि माइनर के हाथ में यदि वो पैसे या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज या एस्टेट अवेलेबल है तो माइनर को पैसा चुकाने के लिए बोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं बोला जा सकता है। अदरवाइज माइनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। और इसी पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। मनशा शर्मा बोल क्या हुआ? सर अभी अगर इसके पास माइनर के पास प्रॉपर्टी या कुछ भी एस्टेट वगैरह नहीं होता तो लॉ मोहरी बीबी को नहीं बोल सकता देने। मौरी बीवी तो मनी लेंडर की बीवी है ना, वो मनी लेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, बट सर ये गलत नहीं हो जाएगा? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी भावनाएं क्या है, इसीलिए तो पहले ही बता दिया ना, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन जो बाद में आई थी। आप समझ गए? बट सर एक को बचाने के चक्कर में दूसरे का लॉस क्यों करना है? 1 मिनट। अब देखो अभी पहले का मैं नहीं जानता, बट क्या अभी आधार कार्ड आ गए या नहीं आ गए? बताओ। अरे मनशा शर्मा, आधार कार्ड आ गए हैं हाँ सर। तो किसी हाँ से हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आप आधार कार्ड की कॉपी देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ये इंश्योर करने के लिए कि वो 18 साल का है या नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिछले टाइम में हुई होगी तो हुई होगी। ठीक है, ठीक है। दिया शेट्टी बोल बेटा। सर तो जो आपने सेकंड पॉइंट बोला ना कि अगर उसके पास कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी है तो वो उसमें बोल सकता है, तो हाँ मतलब जो पैसा उसने लैंड करके लिया उससे ख़रीदा वो प्रॉपर्टी उसको दे सकता है बोलने, कि उसके पास ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है उसमें से भी बोल सकता है। देख मेन पॉइंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जैक्टली तूने जो पूछा है ना उसी पे आएगा। मैं इतना तक और बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूँ। एक माइनर है, उसने एक व्हाट शुड आई से एक कंप्यूटर डीलर है, कंप्यूटर शॉप ओनर है या डीलर है। ठीक है, तो माइनर को क्या चाहिए था, कुछ पैसा चाहिए था। माइन या समझ लो मनी लेंडर है यार, बात छोड़ो, एक मनी लेंडर है। ठीक है, माइन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ में। माइनर को पैसे की जरूरत थी तो माइनर ने क्या किया, अपनी एक बहुत ही कॉस्टली वॉच यहां पर गिरवी रखवाई। क्या गिरवी रखवाई? कॉस्टली वॉच। और मनी लेंडर से 40,000 रुपए उधार ले ली। ठीक है, अब इस 40,000 रुपए में से 30,000 रुपए का तो एक लैपटॉप खरीदा और बाकी के बचे हुए 10,000 रुपए अपने फ्रेंड और फ्रेंडियों के साथ में मिलके है ना पार्टी में उड़ा दिए। तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, बाद में इसको लगा कि यार मैंने तो गलत कर दिया। ठीक है, मैंने तो गलत कर दिया, तो अब मेरे को मेरी घड़ी वापस चाहिए। तो कोर्ट में गया, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, एग्रीमेंट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो, तो ये इसको मेरे को मेरी चीज वापस दिलाई जाए। ठीक है सर, तो सर मनी लेंडर ने कहा ठीक है मैं मैं इसकी ये घड़ी वापस दे देता हूँ। ठीक है, इसकी कॉस्टली वॉच वापस देता हूँ, मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस दिला दो। ठीक है, तो पहली बात तो एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। परफेक्ट, बट लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। यस सर, तो वो माइनर को नुकसान नहीं हो ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा। तो सर इसको इसकी घड़ी वापस दिलाई गई, नंबर 1। नंबर 2 कि सर
मनी लेंडर को एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन क्या मिलेगा? इसके हाथ में 30,000 रुपए का लैपटॉप ट्रेसेबल था, इसके हाथ में 30,000 रुपए का लैपटॉप ट्रेसेबल था, तो मनी लेंडर को मैक्सिमम यही मिल पाएगा। दिया शेट्टी, कुछ कुछ समझ में आया जो तेरा डाउट था? यस सर। ठीक है। अब सर, या तो वो पैसा या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज, या फिर माइनर के पास में कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी है, तो वो भी करी जा सकती है। ये मैं एक स्टेप अहेड आके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन साइलेंट था क्या माइनर के पास में कोई दूसरी प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट था। तो हम यही बोल सकते हैं कि सर ये 30,000 रुपए की चीज जो इस पैसे से खरीदी गई थी वो उसके हाथ में ट्रेसेबल है, तो वो उससे जरूर ये मनी लेंडर अपना पैसा वसूल सकता है एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन। क्वेश्चन ये बहुत डाउटफुल है कि ये पूछेगा कि सर उसके पास में, माइनर के पास में एक दूसरी प्रॉपर्टी और थी, तो क्या उसको बेच के 10,000 रुपए अपन वसूल सकते हैं या नहीं। इस बारे में तुम्हारी किताबों में कहीं भी कुछ भी और कुछ नहीं दिया गया। तो हम क्या बोलते हैं, माइनर कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा पैसे चुकाने को, जस्ट लाइक अ मेजर पर्सन। माइनर कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। बट यदि माइनर के हाथ में वो पैसे या उस पैसे से खरीदी गई कोई चीज या कोई प्रॉपर्टी ट्रेसेबल है, तो उससे हम आपका पैसा आपको वापस दे पाएंगे। अब समझ में आ गया? यस और नो? दिया? ठीक है। ईशा भांगे, Yes, sir. बोल भाई क्या प्रॉब्लम हुई? सर मेरे को पूछना था कि जो प्रॉपर्टी है इधर, जो लैपटॉप है 30,000 का, वो ही पूरा वापस देना है या कैश 30,000 इन मनी फॉर्म